अवस्था का नाम क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अवस्था 2 से 7 वर्ष है। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था का भाग है। जो बाल विकास पढ़ा था उसका खूब यहाँ उपयोग करना है ना, तो थोड़ा ठीक रहेगा। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और अंतर्दर्शी अवस्था, इसमें एक शब्द तो आया था क्या? प्री कंसेप्चुअल, है ना, और एक आया था क्या? इंट्यूटिव। तो ये दोनों शब्द याद रखने, उसमें 6 याद रखने, वैसे इसमें केवल 2 याद रखने अपने को, ठीक है ना। क्या क्या है? एक तो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जिसको आत्म केंद्रित बोलते हैं, प्री कंसेप्चुअल, और एक अंतर्दर्शी अंतर प्रज्ञात्मक जिसको क्या कहा था? इंट्यूटिव। अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो एक तो किसका विकास होता है? सूचकता का विकास, संकेत और चिन्ह जो सेट होना शुरू होते हैं दिमाग में, तो क्या है? सूचकता का विकास। फिर चिंतन व कार्य में संकेत और चिन्ह का क्या करना शुरू कर देता है? बालक प्रयोग। अब उधर भी प्रयोग शब्द आया था उन अवस्थाओं में, है ना, 5वें नंबर की अवस्था में प्रयोग आया था क्या? तो यहाँ प्रयोग क्या था? वस्तु पर खुद से वो क्या कर देता है? शुरू, प्रयोग करना शुरू कर देता है। यहाँ थोड़ा सा अलग है, इसको भी समझना अपने को। चिंतन व कार्य में संकेत व चिन्ह का प्रयोग, वहां वस्तु पर खुद का प्रयोग था, और यहाँ पर है जो चिंतन व कार्य में संकेत और चिन्ह का प्रयोग करना शुरू कर देता, लाक्षणिकता आ जाती है मतलब। फिर खेलों में स्वांग करना, नकल करना, नाटक वगैरह, छोटा बच्चा है 2 साल से बड़ा है तो ये संभावना आएगी आएगी। सर्वाधिक मौखिक भाषा का विकास है जो किसमें हो रहा है? दूसरे नंबर की अवस्था में, ठीक है, 2 से 7 साल के बीच। प्राग संप्रत्यात्मक अवस्था, ऐसे इसको ये सर्वाधिक मौखिक भाषा वैसे याद रखना। बालक का जो 90% मानसिक विकास कितने साल की अवस्था में हो रहा है? 6 साल की में, तो वो अवस्था इसी में आ रही है, तो सर्वाधिक याद रह जाएगा। आत्म केंद्रित, स्वयं के अलावा दूसरों के प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को समझ नहीं पाता, यानी खुद पर ज्यादा सेंटर्ड है ना, ईगो सेंट्रिज्म है, दूसरों की बात है उस पर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी नहीं बना पाता। इसमें वो आई थी प्री में 3, ऐसे याद किया था हमने भाई। 3 पर्वत की समस्या किसमें है? प्री वाले में। और ये है जो इसमें स्व केंद्रण है, वो अपनी तरफ है, अपनी साइड है, उसी को सही मानता है, दूसरे की को नहीं मानता। स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देता है, उसी को अहम भाव भी कहा था। जीववाद में क्लियर ही है, कोई भी निर्जीव वस्तु है उसमें भी क्या मान लेता है? जीव मान लेता है। और कलेक्टिव मोनोलॉजी 2 से 4 वर्ष है, खुद से बातचीत करना। आत्म केंद्रित चिंतन रहता है उसका 2 से 4 वर्षीय है। केंद्रीकरण की बात भी कम की थी हमने, इसमें 2 प्रयोगों के नाम भी आए थे। केवल वो एक पक्ष पे मतलब सेंटर्ड होता है, तो उसमें 9 गोलियां और गिलास का प्रयोग, इसमें वो कलर वगैरह की बात ऐसे तो उसमें क्लियर नहीं कर पाता है। अंतरदर्शी अवधि, वस्तु या बात को मस्तिष्क द्वारा स्वीकार करना, जो बिना किसी तार्किक विचार के होती है, मतलब मान लेता है ऐसे कि हाँ ऐसे ही होगा। 2 से 4 वर्ष में था। इसमें 2 प्रकार थे, उसमें अंतरदर्शी दूसरा है। तो ये अंतरदर्शी है, इंट्यूटिव है, उसकी जो विशेषता है ये पहले थोड़ी सी याद रखेंगे। क्या याद रखनी है? बिना किसी तार्किक विचार के किसी भी बात को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता अपने हिसाब से। अनपलटन व दोष, विपरीत प्रक्रिया का ना होना, जैसे 4+4 8 हुआ परंतु 16/2 ये कैसे हुआ, ये अनपलटन वाली बात भी याद रख लेना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विशेष क्या था? तो इनमें जो कार्य होते हैं उनको सबको जो पियाजे ने अलग से नाम लिया था, इसके लिए क्या काम में लिया था? सब लाक्षणिक कार्य। संरक्षण या गुण विकसित नहीं होता है, इसकी बात अभी कर चुके हैं, पहले आ गया है। यहाँ से शुरू होती है कौन सी अवस्था? तीसरे नंबर की, जिसको अपन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो 7 से लेकर कितने वर्ष तक है? 11-12। तो ये जो हमने पढ़ी ना दूसरे नंबर की, मुख्य में दूसरे नंबर की, इसमें क्या 1-2 महत्वपूर्ण चीजें आई बताओगे? एक तो क्या आया था? आया था क्या आया था? हाँ, संकेत और प्रतीक और चिन्हों का उपयोग, ये हो गया ना, प्रतीक संकेत, संकेत शब्द लिख देता हूं मैं, संकेत को प्रतीक या चिन्ह भी कह सकते हैं। और क्या बात आई थी? एक जीववाद आया था, है ना, जीववाद आया था। एक कितने पर्वत आए थे? 3। तो प्री में 3 ऐसे याद रखेंगे, प्री में 3 क्या है? पर्वत है। और अहम, अहम की बात भी आई थी, दूसरों की बात के बजाय खुद को मानता है। और क्या बात आई थी? कलेक्टिव मोनोलॉज भी इसी में आया था, है ना। और कोई विशेष ऐसी गतिविधि के बारे में? या केंद्रीकरण था, है ना, केंद्रीकरण था ना, एक ही पक्ष को देख पाता है, बहुत बढ़िया, केंद्रीकरण। और अनपलटन भी यही है, यही है ना, अनपलटन। ये शब्द है जो थोड़े से अपने को कौन से नंबर पे ध्यान रखने, दिमाग में से रहने चाहिए कि ये है जो कहाँ रहेंगे? दूसरे नंबर की अवस्था। मुख्य जो 4 अवस्था है उसमें दूसरे नंबर पे रहेंगे, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे क्या है? ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हमने जो सी से याद किया था, है ना, हमने याद किया था SPCF। तो पी से हो गया प्री कन्वेंशनल, और अब ये सी है, इसे क्या हो गया? कंक्रीट ऑपरेशनल। 7 से 11-12 वर्ष तक। अब इसमें क्या है? ये जितनी भी चीजें पढ़ी ना हमने,
ये अनपलटन हो, चाहे केंद्रीकरण हो, चाहे कलेक्टिव मोनोलॉज हो, संकेत हो, जीववाद हो, तीन पर्वत हो, चाहे अहम ग्रस्ता हो, ये सारे हैं। इनमें क्या होगा? सुधार होगा। अगर ये किसी विद्यार्थी को अच्छे से याद है तो फिर आगे याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। पहला क्या हुआ देखो, चिंतन व तर्क। अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हो रहा है? क्रमबद्ध होना शुरू हो रहा है। मूर्त रूप में है जो चिंतन कर लेता है, नाम में भी आ रहा है वैसे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लिखा हुआ है। आगमन चिंतन का विकास हो जाता है। अनपलटन वहां समस्या आ रही थी थोड़ी सी, यहाँ पर है जो वो इंडक्टिव स्थिति में आना शुरू हो जाता है। संरक्षण, थोड़ी क्लियरिटी आती है कि यहाँ पहले जो समस्या आ रही थी, संरक्षण संप्रदाय तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता दोनों को पहचानने व समझने की क्षमता था। वस्तु के आकार, रंग परिवर्तन, उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन को अलग करने की क्षमता है, उसको क्या शब्द काम में लिया? संरक्षण। पहले नहीं आया था ना संरक्षण? ये प्रश्न भी है, एक तो देख लो क्या था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। तो संरक्षण शब्द है जो किसमें याद रखेंगे? कंक्रीट में। तीसरे नंबर पे है जो संरक्षण याद रखना। जैसे अनपलटन, जीववाद दूसरे में याद रखेंगे, वैसे तीसरे में क्या याद रखेंगे? संरक्षण। पियाजे के अनुसार बालक में है जो बाल्यावस्था में, बालक में संरक्षण, बालक ये समझने लगता है कि किसी वस्तु के बाह्य रूप, रंग के आकार में परिवर्तन होने पर इसकी आधारभूत विशेषता या गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। यही संरक्षण का नियम हो गया। इसके आधार पर बालक वातावरण की घटना या पदार्थों में नियमितता के नियम को समझ सकता है, पदार्थों के रूपांतरण को समझ सकता है, जैसे पानी, बर्फ, भाप वगैरह, ये जो भी है वो पुनः अवस्था में आता है। इसको क्या कहा है? इसको क्या कहा है? संरक्षण। ठीक है, मूल अवस्था है वो मूल रूप में रहेगा, ऐसा कुछ। फिर वर्गीकरण की बात आई थी, वर्गीकरण क्लियर याद रखेंगे। क्रमगत क्षमता की बात आई थी, फिर नकारात्मकता की बात आई थी, समरूपता की बात आई थी। यह है जो पहले कहीं पढ़ के आएगा। आपूर्तिकरण की बात आई थी, विकेंद्रीकरण की बात आई थी। शब्दों से स्पष्ट है सारी की सारी चीजें। अब संरक्षण की समझ में लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ये सारी चीजें आ जाएगी। दिशाओं का ज्ञान है। दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व पहले नहीं दे रहा था, अब क्या हो रहा है? दूसरों के दृष्टिकोण को भी महत्व दे पा रहा है। आत्मिक, पहले था ना सेल्फ सेंटर्ड था, अब है जो आत्मीकरण की प्रक्रिया क्या होने लग गई है? छूटने लग गई है। बहुत बार अपन भी कहते हैं ना, अपना तो कोई दोस्त है जो साल 2 साल बाद मिला तो गया, बहुत बदल गया है। तो ऐसे कैसे ही बालक भी क्या होता है? बदल जाता है। और बहुत सारे व्हाट्सएप पर ऐसे ज्ञान देने वाले ऐसे कहते हैं ना कि अपने आप को इतना बदलना है कि लोग तरस जाए, ऐसा है। तो वही कहानी यहाँ पर लागू हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता? अच्छे से ध्यान देना, देखो क्या लिखा है? नहीं है। तो विचारों की विलोमीयता आ जाती। दूसरे में अनपलटन था, अब यहाँ पर विलोमीयता आ जाएगी। संरक्षण की बात कर ली, क्रमबद्धता की बात कर ली। यहाँ क्या है? संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव। यह जो दूसरे में ही पढ़ लिया था हमने, है ना, संकेत चिन्ह वहां गया था, तो ये इसमें नहीं आया। विकेंद्रीकरण प्रारंभ, यथार्थवादी व व्यवहारिक बन पाते हैं, ये कहानी ही है। स्थानिक सोच विकसित हो जाती है, दिशा हो चाहे कोई स्थान विशेष है उसके बारे में समझना शुरू कर देता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई विद्यार्थी अगर इसको अच्छे से याद कर लेगा तो चौथी स्टेज याद हो जाएगी। कैसे? देखो क्या लिखा है? केवल ठोस मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु पर चिंतन कर पाना तथा पूर्णतः क्रमबद्ध चिंतन नहीं होता। देखो चिंतन है जो क्रमबद्ध हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होता है? पूर्णतः नहीं होता। तो ये पूर्णतः कहाँ होगा? चौथी अवस्था में होगा। बस, तो चौथी अवस्था में क्या होगा? तो पूर्णतः क्रमबद्ध चिंतन होगा। इसके अलावा यहाँ लिखा है केवल, केवल ठोस मूर्ति या प्रत्यक्ष वस्तु पर चिंतन कर रहा है। अब जो है नहीं वास्तव में, अमूर्त चिंतन भी उसका शुरू हो जाएगा। कौन से नंबर में? चौथे नंबर। क्लियरिटी आई नहीं है? इस टॉपिक को याद रखना है, चौथा याद हो जाएगा। क्षेत्रीय डेक्कल आयोग, वहां पर तो कौन सा था? कलेक्टिव मोलेलोस था। अब यहाँ पर क्या आ गया? क्षेत्रीय। इसको ओरिजेंटल अपन डेक्कल एज बोलेंगे। पियाजे ने इसे मानसिक क्रियाओं के संदर्भ में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रयोग किया था। तो ये क्षेत्रीय डेक्कल आयु है जो कौन से नंबर पे आया है? तीसरे नंबर पे। ठीक है, और कलेक्टिव मोलेलोस कहाँ पे आया है? दूसरे पे आया। अब चौथी अवस्था है, नाम है क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें हमने याद किया था, उसमें एस पी सी एफ, तो एफ से फॉर्मल और फॉर्मल से बन गया क्या? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, औपचारिक संक्रिया अवस्था। ऑपरेशनल का मतलब संक्रिया हो गया, रूपात्मक भी आ जाए, कोई सब तब भी ध्यान रख लेना। 11-12 साल, जब भी 7 से 11-12 आया था वहां, तब यहाँ 11-12 से वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था है उसकी कोई सीमा नहीं बताई, लेकिन मान लो जो भी किशोरावस्था है पूरी हो रही हो। अब इसमें सभी मानसिक संप्रतियों का विकास हो जाएगा। जैसे जैसे क्या क्या है? तो समस्या समाधान है, साहित्यार्थ चिंतन, निरीक्षण, निष्कर्ष निकालने की योग्यता, सारी चीजें। व्यवस्थित चिंतन, संश्लेषण, विश्लेषण, नियमीकरण व सूत्र। अपन भी अभी है ना, प्रत्यक्ष रूप से अपने को पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें सीखने में इनका उपयोग कर रहे हैं अभी, है ना। ऐसे 100 ट्रिक बनाई, उसके बाद फिर वापस चिंतन कर रहे हैं, अच्छा ऐप ऐप का मतलब क्या है, फिर वापस बातचीत करना। ये सारी चीजें जब अलग कर सकता है 11-12 साल के बाद से।
अन्वेषण, मौलिकता, रचनात्मकता, परिकल्पनात्मक निगमनता। और किसी विद्यार्थी को लगेगा ऐसे कि कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो यहाँ पर भी हैं यार, तीसरे नंबर पे पढ़ी है, कंक्रीट वाले में पढ़ी। तो परीक्षा में ऑप्शन कितने आएंगे अपने पास? 4 आएंगे। अब हमें जाना है या तो सबसे वीकर की तरफ या सबसे स्ट्रोंगर की तरफ, तो आराम से आंसर पता चल जाएगा। परिकल्पित निगमन तर्क का विकास संभावना से वास्तविकता की ओर बढ़ते हुए समस्या का समाधान करने लग जाता है। पेंडुलम का नाम आया था कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे, ठीक है ना। इसको याद रख लेना पेंडुलम को। जिसे थ्री पर्वत कहेगा तो फ्री, यानी कि कौन से नंबर की अवस्था? दूसरे नंबर की, है ना, प्री कन्वेंशनल में आया था। ऐसे कैसे ही हमने तीसरे नंबर पे कोई ऐसा कोई ट्रिक है तो शेयर कर लेना, चौथे नंबर पे ये पेंडुलम याद रखना, ठीक है ना। ऐसे मान लो कि पियाजे घर में कितने पेंडुलम थे? 4 पेंडुलम थे। अब थ्री पर्वत मतलब थ्री पर्वत है, थ्री नहीं, थ्री भी सही है संस्कृत शब्द है। हाँ, और पेंडुलम कितने हैं? 4 है। अब थ्री में तीसरे नंबर की नहीं है, वो प्री से थ्री याद रखा हमने, और 4 में फिर ये चौथे नंबर की अवस्था है इसका। मान लो बड़ा घर होगा, अलग अलग जगह पेंडुलम लगा रखे, घड़ी होती है क्या पेंडुलम? बस ऐसे याद रखना। इससे क्या दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं रहेगा, एग्जाम में बहुत इजी याद रहेगा। और जब भी रिवीजन करोगे तो अच्छा चौथे पेंडुलम में आगे बढ़ोगे, मतलब ऐसे जाके वहां जो टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है। तो फॉर्मल, औपचारिक संक्रिया, विकेंद्रण, पूर्णतः। अब ये शब्द है ना, वहां ये पूर्वतः लिखा हुआ है, लेकिन इसको क्या पढ़ना अपने को? पूर्णतः पढ़ना, पूर्णतः विकसित हो जाता है। प्रयोग की बात हालांकि उसने सबसे दूसरे नंबर पे भी की थी, बहुत जगह आया था प्रयोग, लेकिन यहाँ पर है जो प्रयोग द्वारा सीखना, बहुत अच्छे से लैब वाला सिस्टम मान लेना। 9th-10th का बच्चा है जो मान लो कि लेबोरेटरी है स्कूल में, तो वहां तक भी वो सीखना शुरू कर देता है। सभी समस्याओं पर तार्किक चिंतन करता है। एक शब्द और अब आया है, क्या है? अमूर्त चिंतन है, जो शुरू हो जाता है कौन से नंबर की स्टेज में? चौथे नंबर की। चौथे नंबर की मतलब फॉर्मल, ऑपरेशनल। और प्रश्न क्या है? संज्ञानात्मक व्यवस्था कौन सी अवस्था? अमूर्त चिंतन। बस अमूर्त शब्द आ गया तो क्या हो जाएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। चिंतन भी अपसारी हो जाएगा। बात सब जगह जो केंद्रीकरण केंद्रीकरण आ रहा था, यहाँ क्या है? अब विकेंद्रीकरण है। डाइवर्जेंट थिंकिंग है, सृजनात्मक चिंतन है, हर पहलू पर सोच सकता है। अपने को भी हर पहलू पर सोचना है। कैसे? किसके बारे में? याद कैसे रहे, हर प्रकार से उसको प्रयास करके याद करें। संबंधात्मक योजनाबद्ध चिंतन, ये योजनाबद्ध लिखा हुआ है लेकिन योजनाबद्ध पढ़ना है इसको। निगमन तर्क का विकास हो जाता है। अभी आगमन की बात करें थे पहले, और अब यहाँ पर निगमन, नियम से उदाहरण की तरफ भी वो चलना शुरू कर देगा। स्थानांतरण की योग्यता है, एक जगह का नॉलेज है उसको दूसरी जगह यूज करना। भाषा संबंधी संप्रेषणशीलता डेवलप हो जाएगी फुल। प्रश्न क्या आया था? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिगम करता है कि मानसिक क्रियाएं, उच्च उच्च शब्द आ रहा है तब भी समझ में आ रहा है कि कौन से में आएगा ये? औपचारिक क्रियात्मक में आएगा। प्रस्थापनात्मक सोच, किशोर वास्तविक संसार की परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के द्वारा तर्क या मूल्यांकन कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रस्थापना। अपनी खुद की तरफ से जो प्रीपोजिशनल थॉट, ऐसे विचार ला सकता है जिनके लिए उसको बहुत महत्वपूर्ण बेस देने की आवश्यकता नहीं, अपने स्तर पर काम कर सकता हो। क्या लिए? सहारा लिए बिना। आदर्शात्मक चिंतन, समानुपातिकता व संयोजकीय तार्किकता भी आ जाती है। आत्मचेतना और आत्म ध्यान का विकास है जो दो रूप में होता है। इसमें दो शब्द आए थे, एक इमेजनरी ऑडियंस शब्द आया था, एक था खुद की फेबल के बारे में बात की थी, है ना। कौन सी फेबल? पर्सनल फेबल। ये भी हमने पहले जब विकास पढ़ रहे थे, बाल विकास, तब पढ़ा था। चिंतन शक्ति पर परिपक्वता स्तर की क्रिया क्लियर, अंत्य क्रिया है वो क्लियर हो जाती है। गतिवर्धन मतलब आगे बढ़ना, ये सारी चीजें जो जैसे जैसे जो फुल विकास की तरफ जा रही है। संज्ञानात्मक विकास में एक शब्द जरूर थोड़ा नेगेटिव लिया है इन्होंने, असतत रूप की बात की है, उसको ध्यान रखना। खेल को संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या माना है पियाजे ने? महत्वपूर्ण माना है। और शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तब तो उन्होंने कहा है कि संगीतमय खेल खिलाने चाहिए, है ना, मतलब म्यूजिक भी बजाना चाहिए और खिलाना भी चाहिए। निर्माण और खोज की बात की है। कार्य क्रिया का अर्जन, अनुरूपीकरण है, जोड़े बनाना, सिखाना। व्यवहारिक प्रयोगों का काल, 12 वर्ष से किशोरावस्था है उसको क्या कहा है? व्यवहारिक प्रयोगों का काल, मतलब प्रैक्टिकल। फिर वर्ग वर्धन 7 से 11 वर्ष आया था, है ना, मतलब समूह बनाना। और समय की उद्देश्य पूर्णता शब्द जो काम में लिया किसके लिए? 0 से 2 वर्ष। और ये चीजें है ना, ये जैसे लास्ट में जो हम पढ़ रहे थे, ये वही है। अभी जैसे हम 2025 की किताब देख रहे हैं तो उसमें वो आ गया IR, हालांकि किसी किताब में नहीं था, अब IR आ गया। ऐसे कैसे ये चीजें पुराने किसी पेपर में आई हुई चीजें हैं, उनको ऐसे थोड़ा ऐड कर दिया शॉर्ट में, भाई कोई देखे तब भी उसको ये भी ध्यान रहे। तो ऐसा इसका मतलब ये लास्ट वाले हैं कहीं पूछे गए हैं, तो अपने को ध्यान रखना है ना। ग्रुपिंग 7 से 11 वर्ष है। 12 वर्ष से किशोरावस्था में क्या था? व्यवहारिक प्रयोगों का काल। और समय की उद्देश्य पूर्णता की बात है तो 0 से 2 वर्ष के लिए आई।
जबकि ये जो आना तो कहाँ चाहिए था, जब पहली स्टेज फुट रहे थे उस समय आना चाहिए था, लेकिन ये बाद में उस हिसाब से ऐड कर दिया। अब अब कंप्लीट हुआ क्या वो, जो कि हमने कल पढ़ लिया था, है ना। अब क्लियरिटी आई ना थोड़ी। भले टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये टाइम है तो वास्तव में लग रहा है, लेकिन इसमें नहीं लगेंगे तो कहाँ लगे। टाइम लगना भी चाहिए, और जिस जिस विद्यार्थी ने जितना टाइम दिया किसी चीज को, वो उतना बढ़िया रिजल्ट भी लेके आएगा। तो अपने साइकोलॉजी में 10 में से 10 सही प्रश्न करने हैं, तो फिर पूरा एकदम ढंग से देखना। या फिर कोई प्रश्न है जो अपने गलत होना है, तो राजस्थान में किसी के सही नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई तकलीफ नहीं। जैसे वो आई आर वाला है, आई आर वाला बाकी सबके सही थोड़ी है। और कोई ऐसा हो भगवान का, हाँ, कोई ऐसे मतलब खास भक्त हो और भगवान ऐसे करके तरीका लगा के कर दिया और सही निकल गया, वो तो बात अलग है। अब अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कौन सा सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसके और नाम है, ये थोड़ा सरल है, फटाफट से हो जाएगा कंप्लीट, ये इसको क्या रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ चीजें क्या ऐसे जुड़ती है ना सीधी, तो थोड़ी समझ में आ जाती है। अरे विकास, विकास क्या दोनों बोतलें पिला के सर को। गया वो, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। चलो, नाम नाम बोलो। सूझ का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, कुछ भी बोलने की आवश्यकता है कि सभी याद है ना, कोई समस्या नहीं। प्रतिपादक कौन है, कोलर, 1917, किताब 25 में आई थी, लेकिन सिद्धांत जो कब दे दिया था, 17 में। पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ अपेज, याद है सबको, 25 में पब्लिश हुई थी। सहयोगी इसके जो जिगरी दोस्त थे कौन कौन थे, पोप का केला यो लायो, है ना, ऐसी याद रखना। वो जो ऊपर टांगने के केले थे ना, कौन लेके आया था, पोप का लेके आया था। और वो जो बक्से हैं वो कौन लेके आया था, मैक्स वर्दाइमन लेके आया था। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और ये क्या लेके गया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी, कौन से द्वीप पे, कैनारी द्वीप पे। इतनी चीजें अपने को याद रखनी है ना। तो सहयोगी याद होने चाहिए, कोपका और मैक्स वर्दीमन। और सूज द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे, तो इसमें नाम ऐसे दे रखे हैं, बीच में थर्ड डाई गलत आ गया, फ्राइड गलत आ गया, ऐसे तो ऐसे समझ जाएंगे अपन, वर्दीमर, कोपका एवं कोहलर। इसके आधार पे हो रहा है कि सहयोगी कौन थे, तो कोपका और वर्दीमर थे, और ये जो प्रयोग करने वाला कौन था, तो कोहलर था। परीक्षा में कर लेंगे आराम से, इसमें अंतर करना है अपने को। गेस्टाल्टवाद, 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञानी की स्थापना किसने की है, मैक्स वर्दीमर ने। किसने किया बोलो, मैक्स वर्दीमर। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये किताब नहीं है, मतलब किताब ही मान लो इसको, बाद में किताब के रूप में पब्लिश हुआ था, रिसर्च पेपर है ना। कोई एक घर पे बैठ गए वो लिखता रहता, इतने सारे पेज इकट्ठे हो गए, तो उसको रिसर्च पेपर कहा जाता है। नाम से ही पता चला, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन द परसेप्शन ऑफ मूवमेंट। विचार प्रस्तुत किया, वह संपूर्णता का विचार दिया, किसका विचार दिया, संपूर्णता का। अभी हम शुरू में जैसे ही बात शुरू हुई थी अपनी क्लास की, उस समय मैंने भी कहा था, किसी विषय का अगर रिवीजन शुरू कर रहे हैं तो कभी भी उसको बीच में ड्रॉप नहीं करना, शुरू कर दिया तो फिर उसको क्या करना, खत्म करना, और एक दिन में जरूर नहीं, है ना। ऐसे नहीं कि आज सब्जेक्ट शुरू कर दिया तो वो समग्रता चाहिए आज का आज खत्म, आज नहीं। बीच में जैसे 5 दिन आज पढ़ लिया, 2-4 यूनिट पढ़ लिया, उसमें 20 यूनिट है, आज आपने 5 यूनिट पढ़ लिया, अब 15 दिन बीच में गैप दिया, फिर वापस पढ़ने, तब फिर वो ये चीज नहीं बैठेगी, संपूर्णता वाला वो नहीं आएगा, एकदम क्लियरिटी नहीं आएगी माइंड में कि ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, इसमें ये टॉपिक है, और मुझे इस स्तर तक का नॉलेज है, अब मुझे इस स्तर तक का काम और करना है। तो क्या करना है, जो भी विषय पढ़ रहे हैं उसको फिर जब भी नोट्स भी बना रहे हैं, तब जो सब्जेक्ट शुरू कर दिया है उसको क्या करना है, पूरा करना, फिनिश करना, इस थ्योरी के आधार पर कह रहा हूँ, है ना। कुर्त कोपका, गेस्टाल्ट वाली जिन्होंने 13 में है, जो बेड्रे जार साइकोलॉजी गेस्टाल्ट शीर्षक से सिद्धांत प्रकाशित किए। 1921 में द ग्रोथ ऑफ माइंड पुस्तक लिखी, है ना। ग्रोथ ऑफ माइंड किसकी है, कोपका की है, किसकी है, कोपका की है। देखो कोपका को याद रखें, केले लाया था ना, तो केले खाते हैं तो ऐसे मान लो थोड़ा विकास होता है, डोन बनते हैं, तो ग्रोथ ऑफ माइंड। 1935 में प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक, 35 में कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसमें सीखने के इंद्रिय जनित अधिगम को महत्वपूर्ण माना और सर्वोच्च अधिगम तार्किक अधिगम को माना है। अब यहाँ से एक बढ़िया प्रश्न बन सकता है, देखो गेस्टाल्ट वादियों ने सर्वोच्च अधिगम किसको माना। वैसे समझ में आ रहा है कि ये है जो बात ही तर्क की करता है, सूझ की करता है, तो तार्किक को, लेकिन इसको मानना है तो थोड़ा याद रख लेना, तार्किक अधिगम, ठीक है। और ये केला कौन लाया था, ये लाया था ना। और ये क्या लाया था, बक्सा लेके आया था लोहे के, ऐसे याद रखना। फोटो के बारे में कोई व्याख्या करने की आवश्यकता है,
और अभी क्या है, वो कोई खतरनाक लेवल वाला एक्सपेरिमेंटल कोई टीचर नहीं है, नहीं तो सुल्तान चिंपे जी यही पकड़ के लिया है, देखो एक बार प्रयोग देखो। हाँ? चिंपे पर 4 समस्यात्मक परिस्थितियों में प्रयोग किए गए, और वो चारों समस्याएं जो क्या क्या थी वो हमने बात की थी। फिर भी ध्यान होना चाहिए, वहां पर जो प्रयोग थे वो अलग अलग परिस्थिति कितनी थी। कोई ऐसी उल्टी खोपड़ी वाले टीचर और बना दे तो अपने ध्यान होना चाहिए ना 4। और ये चीज है, जो आरपीएससी का एक पेपर दिया था मैंने, उसमें एक प्रश्न पूछ लिया था ऐसे कि उनके विवाह को कितने साल हुए थे, ऐसा। अब वो दूर दूर तक कोई कितने टीचर उसको पढ़ाने वाले सब मतलब है ऐसे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था, क्योंकि उसमें एक जगह लाइन आ रही थी कि साल भर से उसके साथ रहते हुए हो गया, ऐसा था। इसके आधार पर विद्यार्थी को जवाब देना था कि वहां पर उनके विवाह को कितना समय हो गया था, 1 साल। एक आंसर देना था। तो ऐसे कोई दिमाग लगा ले, ऐसा हो टीचर बाई चांस, क्योंकि ये प्रश्न जिसने बनाया, हाँ ऐसा पूछ ले 3 साल, 1.5 और 3 साल का ऐसा लफड़ा है उसमें, है ना। अब वो कहाँ पढ़ते हैं, कहीं नहीं आता, लेकिन लफड़ा हो सकता है। तो इसको भी याद रख लेना, प्रयोग कुल कुल मिला के कितनी गड़ा लाया, 4। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। गड़ा समझते हैं ना? 1 दर्जन जो केले होते हैं उसको गढ़ बोलते हैं। कोहलर ने 15 माह की बालिका, ये बालिका वाला प्रयोग भी ध्यान रखना। 2 मीटर की दूरी पर एक खिलौना रख दिया, दूसरी तरफ है जो बाधा के रूप में संदूक रख दिया, फिर बालिका ने जो संदूक से साइड में होकर चली गई, खिलौना प्राप्त कर लिया। तो इससे लगता है कि भाई दिमाग में कुछ ना कुछ टेक्निक तो होती है ना। इसी को क्या कहा था, अंतर्दृष्टि। क्या कहा था, बालक के अंदर जो अंतर्दृष्टि थी वो बालिका के अंदर। कोहलर के अनुसार शिक्षक को सूझ उत्पन्न करने के लिए विषय के सभी पक्षों का खुला अवलोकन करना चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। कोहलर क्या मानते हैं, शिक्षक को सूझ उत्पन्न करने के लिए विषय के सभी पक्षों का खुला अवलोकन करना चाहिए और कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या करें, जितना हो सकता है प्रॉपर मौका देना चाहिए विद्यार्थी को। गुड कह रहे हैं कि सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक और स्थायी ज्ञान है, तो गुड को भी याद रखना। गुड की गुड परिभाषा है वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, तात्कालिक और स्थायी ज्ञान। समस्या केंद्रीय भाव को देखने और समझने की शक्ति है, जो क्या कहलाती है, सूझ। मूल भाव क्या है, कोई भी समस्या है तो उसका मूल है जो क्या है। कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है, नहीं है कहा है, आकस्मिकता है, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया है, अनुक्रिया का सहजता से होना है, भविष्योन्मुखी सोच, इन फ्यूचर का नहीं होता है, वो होता है वास्तविक समय का, जिस समय समस्या आ रही है उसी समय का होता है। वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि का अर्थ अच्छा निरीक्षण, स्थिति को पूर्ण इकाई के रूप में समझना है। तो वुडवर्थ है, वो भी वुडवर्थ ही है, आदमी जबरदस्ती है, अच्छा निरीक्षण की बात करता है, ठीक है ना। प्रयोग में चिंपैंजी को पिंजरे में बंद किया गया, बाहर केले रखे गए, एक छड़ रखी गई। चिंपैंजी पहले हाथ से प्रयोग करता है, फिर अचानक छड़ पर ध्यान जाता है, उसकी सहायता से केले प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लो पहले अपना जो गाइड पे पुराने यार किसी कोचिंग के नोट्स पे ध्यान जाता है, बाद में आरबीएससी किताबों को ध्यान देता है ना। आरबीएससी किताबों में ध्यान देता है तो फिर अपन जीके में थोड़ा और ज्यादा प्रॉपर काम कर पाएंगे। हो सकता है क्या, नहीं बोलो, वो भी अंतर्दृष्टि तो है। प्रभावित करने वाले कारक, अब बहुत सारी चीजें हैं उनसे हमारी इंसाइट है जो प्रभावित होती है। उसमें क्या क्या चीजें आएगी, ऐसे प्रश्न आ सकता है कि कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। तो पहला है बुद्धि या इंटेलिजेंस। आईक्यू ज्यादा होगा, प्रभावशाली तरीके से जो चीजों पे काम कर पाएगा व्यक्ति, जितना प्रभावशाली उसमें उतनी ज्यादा बुद्धि पाई जाती है। यानी ज्यादा बुद्धि पाई जाती है तो ज्यादा प्रभावशाली होगा, दोनों तरफ से इसको अभी देख सकते हो। इमेजिनेशन, कल्पना, जितनी अधिक काल्पनिक शक्ति उतनी ही अंतर्दृष्टि का विकास। अब काल्पनिक शक्ति है ना, इसका बताता हूँ। अभी जब अपन पढ़ रहे थे तो कोका केले लाया या नहीं लाया, गारंटी थोड़ी कि लेके आया होगा, हो सकता है कोई अलग ही कहानी हो, वहां केले के पेड़ हो, लेकिन हमने इसको इमेजिन कर लिया किस रूप में, भाई कोपकार वर्धा मेरे को याद रखना तो कुछ ना कुछ उस कहानी में आने चाहिए, आने चाहिए। तो फिर वो अंतर्दृष्टि भी मान सकते हैं उसको, है ना। कोई इसको जो उस वे में मत लेना, लेकिन जितनी हम इमेजिन करते हैं, कहानियां बनाते हैं दिमाग में किसी चीज को समझने के लिए, तो वो ज्यादा प्रॉपर याद हो पाती है। प्रत्यक्षीकरण, समस्या को देखकर समझने की योग्यता क्या कहलाती है, प्रत्यक्षीकरण। किसी भी प्रश्न को अगर जैसे मान लो कि 150 क्वेश्चन है अपने, 150 में से इतनी तो गारंटी अपने विद्यार्थी 120 तो ऐसे है ना कर देंगे। अब 120 से 135 के बीच में है ना, वहां पर जो भी प्रश्न प्रत्यक्षीकरण जो भी विद्यार्थी बढ़िया कर लेगा वो उसको सही कर लेगा। जितना प्रॉपर प्रत्यक्षीकरण है, जितना अच्छे से प्रश्न को समझेगा, उतना उसका सही आंसर होने की संभावना है। अभी एक प्रश्न में अटके थे, काड़ू उठ गया था, है ना। जैसे ही मैंने अनबिज्ञ को राइट का वो घेरा किया और खट से इसके चेहरे की वो जो थोड़ा सा तनाव था वो खत्म हो गया, मतलब मुस्कुराहट आ गया, ऐसे था क्या। बाकी अपन प्रश्न को जब तक उसको सही समझते नहीं तब तक लगता है कि ये प्रश्न ही उल्टा पुल्टा दे रखा है। प्रश्न होता सही है, उसमें कुछ चीजें एक दो होती हैं जिसको अपन क्या नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं, तो उसका प्रत्यक्षीकरण करना है। क्या करना है,
अच्छे से समझना है, वही प्रत्यक्षीकरण हो गया। जो जितना प्रॉपर प्रत्यक्षीकरण करेगा उतना ही प्रॉपर समझ पाएगा, आंसर दे पाएगा। पूर्व अनुभव का प्रभाव, मान लो कि वो चिंपैंजी है, उसको पहले ही कहीं बंद कर रखा होता है ऐसा, उसने जो छड़ी से वो केले खींचे होते हैं ऐसा कुछ, तो उसका तो और फर्क पड़ेगा। अब ये पूर्व अनुभव का प्रभाव हम कहाँ यूज कर रहे हैं, अभी अपन जैसे खूब सारे टेस्ट पेपर हल करते हैं, तो वहां से हमें क्या मिलता है, अनुभव मिलता है कि पहले ऐसे कोई क्वेश्चन आया था और मैंने ये सोच दिया वो गलत हो गया था, परीक्षा में वो गलती नहीं करनी है ना। पहले से समस्या का हल है जो नवीन समस्या में सहायक होगा, यानी आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो उसका आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। प्रयास व त्रुटियां, अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी, परीक्षा में जाकर त्रुटियां नहीं करनी, ठीक है ना। त्रुटियां सारी कहाँ करनी है, जो भी अपन यहाँ टेस्ट वगैरह हल करते हैं उसमें। प्रयास व त्रुटियों का प्रभाव से सूझ का विकास होता है, ये सूझ है जो परीक्षा से पहले पहले विकसित करनी है, ठीक है। क्षमता या योग्यता, आप में कितनी क्षमता है, कितना आप जो बैठ के पढ़ सकते हैं, कितना आप मतलब चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्षमता या योग्यता। संपूर्ण अनुभव, ओवरऑल आप है जो अपने आप को क्या अनुभव दे रहे हैं, वो चीजें भी इसमें शामिल होंगी। तो 7 पॉइंट आए देखो इसमें। बुद्धि है ना, ज्यादा होगी तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। फिर दूसरे नंबर पे कल्पना है, कितनी प्रॉपर आप इमेजिनेशन कर पाते हैं, वो चीजें आ जाएगी उसमें। इसके अलावा पूर्व अनुभव की बात भी की है ना, और क्या प्रत्यक्षीकरण की बात की है, और किसकी बात की है, प्रयास त्रुटि की बात की है, कितने प्रयास करते हैं आप, एफर्ट कितना करते हैं, और एबिलिटी, हाँ क्षमता या योग्यता कितनी है। ये प्रयास त्रुटि वाला तो पिछली बार है जो बहुत लेवल पे हो गया था, कुछ विद्यार्थी थे ऐसे जो उन्होंने कहा था, ये पिछला जब एग्जाम हुआ था उस समय का एक्सपेरिमेंट है, ये बता देता हूँ। वो कमलेश जी एक दिन आए थे, बात करके गए थे कि हमने इतने पेपर हल किए कि मार्केट में एक पेपर ही नहीं बचा कि भाई वो एग्जाम वाला हो। तो ये इसमें क्या था, कोई प्रश्न है जैसे, तो कोई टीचर है जो बैठ के प्रश्न बना रहा है, तो निश्चित रूप से उसके दिमाग में कुछ तो होगा, उससे कुछ जरूर हो सकता है। कोचिंग वाले जैसे अपने आप को डॉन बताने के लिए कठिन कठिन पेपर बनाते हैं, वो जरूर विद्यार्थी के मोटिवेशन को कम करने वाली बात है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बाकी कोई भी प्रश्न आएगा तो कोई टीचर है ऐसे ही बैठ के तो पेपर नहीं बनाएगा, पहले सोचेगा कि पुराने क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, क्या है। अब वो जितने ज्यादा पेपर हल करेगा तो वहां खूब सारी त्रुटियां होगी, और कोई भी प्रश्न अगर हल करते हैं अपन पेपर में, उसके बाद जैसे वो गलत हो गया और आंसर की देखते हैं, उसके बाद फिर वापस अगर वो प्रश्न कोई अपने से पूछता है तो ज्यादा संभावना है कि वो अब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पेपर वाले प्रश्न थोड़े याद रहते हैं ना यार। बहुत बार अपन बात कर लेते हैं, हाँ ये आया था वहां पर ऐसी बात थी। संपूर्ण अनुभव वाली बात भी आई है इसमें, जो ओवरऑल चीजें ध्यान रख लेंगे ठीक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला क्या कहा है, नहीं है, तो बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, अनुभव पढ़ा था मैं। व्यक्तित्व से बहुत फर्क, इन्होंने नहीं माना, हो सकता है और जगह हो सकता है, लेकिन किसने नहीं माना, कोलर ने नहीं माना। 3 नियमों की बात है। अपने को क्या रखनी चाहिए, समता रखनी चाहिए, है ना। पहला नियम है अपना समता का। मुख्य रूप से 3 नियम यूज हुए थे, उसमें पहला था सिमिलरिटी, समता का नियम। रूप आकार रंग में समता सहायक है, इनको चीजों को प्रत्यक्षीकरण करें। फिर निकटता का नियम, निकटता के नियम में क्या है, निकटता सहायक होती है किसके लिए, सूझ के लिए। जितनी है जो चीजें पास होगी उस हिसाब से अपन जो उनके बारे में सूझ बना सकेंगे। निरंतरता का नियम, निरंतरता या लगातार कार्य करने से सूझ का विकास होता है, इसको हमें जो कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं, कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है। आप अगर किसी फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हर दिन है जो थोड़ा थोड़ा सुधार होते होते एक दिन वो सारा सुधार जुड़ के आपको बड़े लेवल पर ले जा सकता है। सही बात है क्या। अभी कल जीन पियाजे को पढ़ा था, उसमें आज जब बात कर रहे थे उसमें थोड़ा अंतर है, 5-10% ऐसे लगा कि हाँ ऐसे ऐसे है। और मुझे लगता है साल 2 साल अगर मैं साइकोलॉजी और पढ़ाऊंगा ऐसे, तो मुझे साइकोलॉजी आने लग जाएगी, है ना, जबकि ये संभव ही नहीं था कहीं दूर दूर तक। अन्य नियम में सममिति, 3 तो मुख्य हो गए, समान आकृति दूर दूर होने के बावजूद जो संपूर्ण रूप में दिखती है, आकृति कैसी होनी चाहिए लेकिन समान होनी चाहिए। फिर समागम है, मस्तिष्क संपूर्ण रूप से अनुभव करता है, ओवरऑल चीजों को देखता है, उसको समागम कहा है। फिर परिणाम की बात कही है, मस्तिष्क एक दिशा में तत्वों को संपूर्ण रूप में देखता है, रिजल्ट के रूप में ये बात आ जाएगी। हालांकि इसकी जो व्याख्या कर रखी है वो थोड़ा अलग लग रहा है, अपने को याद रखना है क्या, इसके नियम क्या क्या है। समता है, जैसे वहां पढ़े थे ना 3 नियम, क्या 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 पढ़े थे, नवीनता, तत्परता, नहीं नहीं, नवीनता, समीप सामीप्य और एकल प्रयास, ऐसे था ना, एक ही बार में सीख जाते हैं, किसने कहा था, पूथरी ने कहा था। ऐसे कैसे यहाँ पर भी इसके नियम है, समता, निकटता, निरंतरता, सम्मिति, समागम और परिणाम। ये शब्दों को भी ट्रिक से याद करो, तो ऐसे ही याद करो तो याद कर लेना।
अब अधिगम की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में बात करनी है अपने को। अंतर्दृष्टि अधिगम की आवश्यकता क्यों है? तो संपूर्ण इकाई का बोध अधिगम के लिए आवश्यक है। अगर आप जो सीख रहे हैं किसी टॉपिक को सीख रहे हैं, कोई यूनिट है उसको सीख रहे हैं, तो वहां पर जो संपूर्ण इकाई आपके दिमाग में क्लियर होगी। कोई एक भाग पता है, ऐसे कहते हैं ना, अधगचरा ज्ञान है जो घातक होता है। माइनस मार्किंग, अभी यहाँ जब ये वीडियो देख रहे थे उसमें आया था, माइनस मार्किंग कब होती है? जब आपको अधूरा ज्ञान एकदम क्लियर है कि इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर विद्यार्थी उसको ड्रॉप कर देगा। कोई ऐसे हो यार ये सही है या सही है ऐसा पढ़ा हुआ है, तो फिर वो गलत होने की संभावना है। तो संपूर्ण इकाई का बोध जो अधिगम के लिए जरूरी है। लक्ष्य का स्पष्ट होना आवश्यक है। और अपने को लक्ष्य है भी, जैसे किसी विद्यार्थी को पूछो मैं भाई लक्ष्य क्या है, तो क्या बताओगे? सारे विद्यार्थी सामूहिक पूछ लेता हूँ, क्या लक्ष्य है अपना? रीट में पास होना कभी लक्ष्य नहीं। अपना लक्ष्य है वो जो 11-12 कॉपियां अपन तैयार कर रहे हैं नोट्स की, उसमें किसी लाइन में से कोई प्रश्न पूछ ले कोई दुनिया का आदमी, कोई आके खतरनाक होशियार आदमी, वो अपने को आना चाहिए, वो लक्ष्य है। फिर बाकी चीजें ऑटोमेटिक उसके हिसाब से सेट हो जाए। रिजल्ट विजल्ट तो फिर फालतू बातें हैं, है ना, वो तो केवल फॉर मतलब उसमें क्या कहेंगे अपन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, औपचारिकता मात्र रह जाएगा, है ना, औपचारिकता भी पूरी करनी पड़ती। और ये स्पष्ट है, अभी स्पष्ट कर दिया मैंने। और भी किसी विद्यार्थी को अगर भेजे, हम नहीं भेज रही बात, तो क्या लक्ष्य है बोलो, बोलो। अपन ने जो भी मतलब कुछ ऐसे मान लो कि इसको नोट्स ही कह लो, ज्यादा बढ़िया है। जहाँ से भी किताबें वगैरह जुटाई हैं, जो भी हमारे पास जो पाठ्य सामग्री है, वो सब हमें याद होनी चाहिए। वहां से कोई प्रश्न बनता है तो हमें आना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है ना। उसके लिए क्या करना है जो सोच लो, सही है ना। और एकदम क्लियर हुआ नहीं हुआ, बहुत सारों को तो भी पता ही नहीं था कि क्या लक्ष्य है, रीट में पास होना। रीट में पास होने के लिए क्या करना, वो है मेन लक्ष्य। ये तो सबका ही है लक्ष्य, रीट में पास होना। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो पढ़ रहा होगा और फिर उसका टारगेट नहीं होगा। अधिगम करता में विभेदन और सामान्यीकरण की शक्ति जो आवश्यक है। अगर कोई ऐसा अधिगम करता है जो सामान्यीकरण नहीं कर सकता चीजों का, तो फिर वहां समस्या रह सकती है। आप मतलब इससे जो विभेदन और सामान्यीकरण आता है बालक में, ऐसे समझो इसको। आकस्मिक चिंतन है जो आवश्यक है, हाँ अनुभव जरूरी है। अंतर्दृष्टि से व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। बहुत बार अंतर्दृष्टि से समझ लेता व्यक्ति। तत्पर आवृत्ति, ये तत्परता वैसे हमने थार्डाइक में पढ़ा था, यहाँ पर भी तत्पर आवृत्ति की बात हुई है। समाधान शीघ्र दोहराया जाता है, वस्तु नए रूप में दिखाई देती है। अगर समय जो समग्राकृति की बात करते हैं तो नए रूप में दिखाई देती है। सूझ का प्रयोग नई स्थिति में किया जा सकता है। कोई सिचुएशन ऐसी आ गई तब भी हम वहाँ उसका उपयोग कर सकते हैं। और मानो ना, ये चीज है जो सब जगह हम जब भी वो क्लास भी देख रहे हैं, वीडियो माइनस मार्किंग की बात कर रहे हैं, या और भी जो भी हमारी प्रक्रिया चल रही है, या कोई विद्यार्थी अधिगम वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, ये चीजें जो और जगह काम आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। कोई एग्जाम राजस्थान जी के बढ़िया तैयार कर लिया, और दूसरे खूब सारे एग्जाम होते हैं राजस्थान में। तो क्या क्या है बातें, 8 पॉइंट है। पहला क्या था, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, संपूर्ण इकाई का बोध। फिर क्या स्पष्ट होना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कौन सी शक्ति आवश्यक है, विभेदन और सामान्यीकरण की। फिर कौन सा चिंतन आवश्यक है, आकस्मिक आवश्यक है। अंतर्दृष्टि से क्या हो जाता है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। समाधान शीघ्र दोहराया जाता है, इसको क्या शब्द दिया है, तत्पर आवृत्ति, है ना। और चीजें कैसे दिखाई देती है, नए रूप में दिखाई देती है। कौन सी स्थिति में है जो सूत्र का प्रयोग हो सकता है, नई स्थिति में हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा तो ठीक रहेगा। प्रश्न भी आया हुआ, देख लो देखिए क्या था। सीखने की प्रक्रिया में सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? क्या लिखा है, नहीं की गई है। यंत्रवत होती है, मशीन तो स्किनर है, यंत्र जैसे ही शब्द आएगा क्लियर कर लेंगे अपन, ये इसका है। संज्ञानात्मक होती है, ये ठीक है। अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, इसने कहा ना स्थायी परिवर्तन होता है अनुभव में, अनुभव प्राप्त करने के बाद। और सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। चाहे चिंपैंजी हो चाहे वो जो बालिका है, दोनों जगह समस्या थी। बोतल तो दो है, अच्छा वो इस बोतल से पिएंगे, है? उधर उनको बोलना है कि अंदर पड़ी है उधर, है ना, वो डेस्क है उसके वहां पड़ी। चलो, यंत्रवत होती है, ये बात किसने कही थी, स्किनर ने, व्यवहार वाली, है ना। सिद्धांत के महत्वपूर्ण शब्द हैं, फटाफट से इन शब्दों को भी देखते हैं। आकस्मिकता, आकस्मिकता सडन, उसको और कौन सा अनुभव कहते हैं, हाँ अनुभव। एकदम से आइडिया आता है कि ये सडन है, इससे केले पूछा जा सकता है। अपना हाँ अनुभव क्या था, कल किताबें पढ़नी है, आरबीएस ये इसकी आरबीएससी है ना। समग्रता, संपूर्णता, संपूर्ण अंशों के योग से है जो बड़ा है, संपूर्ण अंशों के योग से क्या है, बड़ा है। ये बात किसने कही थी समग्रता वाली, बरदाई मर ने। फिर प्रत्यक्षीकरण है, संपूर्ण अवलोकन,
सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। पूर्व दृष्टि, फोर साइड, प्रयास करने से पूर्व लक्ष्य को क्या कर लेना, देख लेना। जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब भी जैसे नोट्स भी बना रहे हैं, तब भी क्या करना, हमेशा हमें पता होना चाहिए कि जैसे हम कितने पेज लिखेंगे या ये टॉपिक है इसमें लगभग इतना होगा, तो पूरे टॉपिक को उलट पलट करके देखना है कि भाई क्या क्या चीजें मेन है, हमें क्या क्या काम करना है, कहाँ कितनी चीजों को याद करना है। गेट्स एवं अन्य क्या कहते हैं, ये सिद्धांत स्वयं खोज करके सीखने पर बल देता है। ऐसी बात कौन करता है, गेट्स। गेट्स के साथ एक ही शब्द अपने दिमाग में बैठा हुआ, प्रशिक्षण, है ना। अंतर्दृष्टि अधिगम विशेष, और क्या है, सीखना क्षेत्र का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है। सूझबूझ सीखना के चार व्यवहार संकेत होते हैं, इन करते हुए मुड़ सकते अचानक पूर्णता की ओर स्थानांतरण, नियम को समझने के बाद निष्पादन में तेजी व सहजता। जैसे ही हमारे समझ में आता है तो निष्पादन में क्या आदत है, तेजी आ जाती है। कोई टॉपिक है उसको ट्रिक बना के ऐसे सेट किया फटाफट से, फिर लगता है कि बस कंप्लीट है। उत्तम धारणा और समस्यात्मक परिस्थिति में तत्परता के साथ समाधान का अंतरण, पक्षांतरण मतलब चीजें जो आगे से आगे बढ़े। उत्तम धारणा का मतलब क्या है, लंबे समय तक चीजों को याद रख पाना, रिटेन कर पाना, है उसको धारणा कहेंगे। हमने कोई चीज याद की 5 दिन बाद भूल गए, उसको उत्तम धारणा कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। हमने कोई टेक्निक सीख ली है, उसको साल 2 साल 5 साल तक यूज कर पा रहे हैं, तो वो कौन सी धारणा है, उत्तम। एजुकेशन में क्या यूज है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो कोई भी बालक हो उसको किसका बोध करवा देगा, ये संपूर्ण इकाई का। फिर बालक में बुद्धि, कल्पना, रचनात्मकता का विकास करने में उपयोगी है। यहाँ सारी बातें आई, इमेजिनेशन की बात आई थी, आईक्यू लेवल है उसकी बात आई थी, क्रिएटिविटी की बात आई थी। यह सिद्धांत गणित और भौतिक शास्त्र जैसे विषयों के लिए उपयोगी है। देखो नाम आया है, किसका नाम आया है, गणित और भौतिक शास्त्र। इन विषयों को क्या माना जाता है, हमारे दिमाग में जो छवि है इन विषयों की कैसी है, कठिन विषय है, तो इनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। यह सिद्धांत समझकर सीखने पर बल देता है। चीजों को प्रत्यक्षीकरण की बात कर रहा है ना, प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही है, समझ रहे हैं आप, रटने का विरोध करता है। वैज्ञानिक कार्यों में अवबोध पर बल देने वाला सिद्धांत है। कार्य कैसे होंगे, सारे वैज्ञानिक होंगे, अवबोध पर बल देने वाले होंगे। लेकिन इसमें जब आलोचना पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे कि ये ज्यादा होशियार बच्चों के लिए, आईक्यू लेवल जिनका हाई होता है उनके लिए अच्छा है। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल कम है उसके लिए फिर थोड़ा ये शायद कम उपयोगी रहता है। गैरिसन व अन्य क्या करें, ये सिद्धांत समस्या समाधान व्यवहार पर बल देता है। ठीक है, समस्या समाधान व्यवहार की बात गैरिसन ने की है, और यहाँ से लोड नहीं लेना, ये याद नहीं रहेगा, ये समझाने के हिसाब से दे रखा है। यह सिद्धांत सामान्यकरण या अधिगम स्थानांतरण पर बल देता है। चीजें हैं उनका क्या कर दो, सामान्यकरण कर दो। कोई भी चीज आपके लिए जो बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए क्या होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। अधिगम स्थानांतरण पर बल देता है, यानी कि एक जगह सीखी हुई चीजों को और जगह यूज करने की बात करता है। क्रो एंड क्रो, कला संगीत व साहित्य, ये शब्द ऐसे ले गया था ना, आदत ज्ञान अभिवृद्धि ऐसे कुछ है ना। कला संगीत व साहित्य की शिक्षा, कला संगीत व साहित्य की शिक्षा में उपयोगी है। ऐसे मान लो इस शब्द को हटा देते हैं तो सही बन जाएगा, कला संगीत व साहित्य शिक्षा में उपयोगी है। तार्किक प्रस्तुतिकरण में उपयोगी है। अच्छा, मैं जो थोड़ा शायद तक वो प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है यहाँ पर, या कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो वर्धाइमर वाला जो कॉलर वाला सिस्टम है, यह कला संगीत व साहित्य की शिक्षा में उपयोगी है, ऐसे है ना। तार्किक प्रस्तुतिकरण में उपयोगी है। आप जो भी प्रस्तुतिकरण करेंगे वो कैसा होगा, तार्किक होगा। एकीकृत सिलेबस, इंटीग्रेटेड सिलेबस की बात की है इन्होंने। पाठ्यक्रम निर्माण है तो बहुत प्रॉपर बन पाएगा। आप जो बालक की आवश्यकताओं के संपूर्ण रूप में है जो देख के और फिर सिलेबस बनाएंगे। उच्च मानसिक योग्यताओं के विकास में उपयोगी है। मानसिक योग्यताएं कैसी, हाई लेवल की। और क्या विशेष है, तो वुडवर्थ है जो अंतर्दृष्टि का अर्थ है जो अच्छा निरीक्षण, स्थिति को पूर्ण इकाई के रूप में समझने को मानते हैं। समस्या को एक इकाई के रूप में रखा जाता है। एकीकृत सिलेबस, पाठ व तार्किक प्रस्तुतिकरण में ये अच्छा है। अंतर भी देख लो, अंतर्दृष्टि और प्रयास त्रुटि में क्या अंतर है, तो 7 पॉइंट है, बहुत अच्छे से दोनों हमने पढ़ लिए हैं, तो आराम से हम जो बात कर पाएंगे। इसका तो प्रतिपादक कौन है, प्रयास त्रुटि का तो थार्नडाइक, और अंतर्दृष्टि का कौन है, कोलर। इसमें हमने पहले कौन सा पढ़ा था, थार्नडाइक वाला, तो वो पहले आया, इसे मान लेना 1898 में। फिर ये 1917। सीखना किस पर निर्भर करता है, प्रयास, नाम से ही पता चल रहा है। इधर है जो किस पर निर्भर करता है, सूझ पर। इधर शारीरिक कुशलता, संवेदना और गामक क्रिया है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बाह्य है ज्यादातर। और यहाँ पर आ जाएगी बौद्धिक क्रियाएं और प्रत्यक्षीकरण। यहाँ शारीरिक रूप से कितना कुशल है, संवेदना कैसे क्या, कामक क्रिया कैसे क्या। मंद बुद्धि बालक वह सभी के लिए उपयोगी है। ज्यादा यूज किसके लिए है, मंद बुद्धि के लिए है। ये किनके लिए है, उच्च बौद्धिक योग्यता वालों के लिए। अधिगम धीरे धीरे और क्रमिक होता है। अधिगम कैसा होता है, धीरे धीरे और क्रमिक होता है। यहाँ स्लो की बात की है, और यहाँ पर क्या बात की है, एक ही झटका में कैसे बात की है, एक ही झटका में, आकस्मिक। चेतन मन है जो ज्यादा सक्रिय,
चेतन मन है वो क्या रहता है, ज्यादा सक्रिय। और यहाँ पर कौन सा मन ज्यादा सक्रिय है, चेतन, क्योंकि वो उच्च बौद्धिक और मानसिक और सूझ की बात कर रहा था। कहीं ना कहीं जो पुराने अनुभव वगैरह पड़े हुए कोने में उनको यूज करेगा वो। यहाँ पर किसकी बात की है, यांत्रिकता। और यहाँ पर किसकी बात की है, तो बोध की बात। तो बहुत अच्छे से अंतर है जो समझ में आ गया होगा। आया क्या, बोलो। सूझ को आहा अनुभव भी कहा जाता है। इसमें अन्वेषणात्मक व्यवहार व प्रतीक्षी